हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं एवं ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो बच्चे अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के टॉपिक का डिस्कशन है हमारा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखो, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है ये हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के वर्किंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो रोल है ना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे? जैसा कि तुम लोग जानते हो, जब तुम अपने फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कराते हो, जब तुम अपने फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कराते हो ना, तो उस कंप्रेस फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कराना पड़ता है ताकि फ्यूल का कंबसन हो, और उसी कंबसन के वजह से जो हीट एनर्जी डेवलप करता है जिसके बाद तुम लोग को पावर स्ट्रोक मिलता है और तुम्हारा इंजन चालू होता है। मतलब इंजन को चालू करने के लिए हमको पावर स्ट्रोक चाहिए और उस पावर स्ट्रोक के लिए हमको फ्यूल को इग्नाइट करना पड़ता है। उस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए जानते हो तुमको एक इग्निशन सिस्टम चाहिए जिसमें स्पार्क प्लग वगैरह सब लगा होता है, और उस स्पार्क प्लग को ऑपरेट कराने के लिए, उस इग्निशन सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए तुमको इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जब तक इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं ना होगा तुम्हारा इग्निशन सिस्टम काम नहीं करेगा, और इग्निशन सिस्टम जब तक काम नहीं करेगा तो फ्यूल का कंबसन नहीं होगा, फ्यूल का कंबसन नहीं होगा तो पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा, पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा तो जानते हो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। मतलब खाली इंजन को चालू करने के लिए तुमको इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो सोच रहे हो ना, इंजन चालू नहीं होता गाड़ी कहाँ से बढ़ेगा? सब बना लिए लेकिन इंजन नहीं चालू हो रहा है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल व्हीकल चलेगा रोड पर? नहीं ना चलेगा। मतलब कहने का ये है कि ऑटोमोबाइल व्हीकल को चलाने के लिए इंजन को चालू करना पड़ता है, और इंजन को चालू करने के लिए हमको इग्निशन सिस्टम को ऑपरेट कराना पड़ता है, जो कि ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा। क्लियर हो रहा है? दूसरी एगो एग्जाम्पल तुमको दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखते हो ना, गाड़ी वगैरह में हेडलाइट होता है, टेल लाइट होता है, इंडोर लाइटिंग सिस्टम होता है, वाइपर को ऑपरेट कराना होता है। तो लाइट जलाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जरूरत है कि नहीं है? मान लो नहीं चलेगा लाइट गाड़ी में, रात में ड्राइवर रोड पर चला लेगा क्या? संभव है कभी? मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल को चलाने के लिए लाइटनिंग सिस्टम का ये बहुत बड़ा रोल है, और ये जो लाइटनिंग सिस्टम है इसको भी ऑपरेट कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना ये ऑटोमोबाइल व्हीकल के वर्किंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का क्या महत्व है जो आपको हम बताएं। इसके बाद हम आपको बताए थे कि छोटा सा बात कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल को इग्नाइट करना पड़ता है। उस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए हमको एक सिस्टम का ज़रूरत है जिसका नाम है इग्निशन सिस्टम, और ये इग्निशन सिस्टम वर्क करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा। तो आज हम लोग उसी इग्निशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और एक ठो प्रकार इग्निशन सिस्टम का बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में हम तुम लोग को आज बताएंगे। मतलब आज का जो वीडियो लेक्चर है हम लोग का ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक तुम लोग सब देखना है। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम का महत्व को समझो। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम plays very vital role in working of any automobile vehicle। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल के वर्किंग में।
इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज टू ऑपरेट द इग्निशन सिस्टम, बताए थे ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज टू ऑपरेट द इग्निशन सिस्टम व्हिच मेन फंक्शन इज टू स्टार्ट द इंजन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए तुमको पावर स्ट्रोक चाहिए, पावर स्ट्रोक के लिए फ्यूल को कंबशन कराना है, फ्यूल को कंबशन कराने के लिए इग्निशन सिस्टम चाहिए, और इग्निशन सिस्टम को कौन चलाता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलाता है। कैसे चलाता है इसके बारे में अभी डिस्कशन होगा। इसके बाद ध्यान देना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू डिफरेंट लाइटनिंग सर्किट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का महत्व है कि जितना भी लाइटनिंग सर्किट है तुम्हारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में, सब पर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कराना। आ रहा मेरा बात समझ में? तो ये थोड़ा बहुत महत्व तुम लोग को हम बताए। किसका बताए भाई? ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। अब आगे बढ़ो, अब हम लोग टॉपिक के ऊपर में बढ़ेंगे, इग्निशन सिस्टम के ऊपर में। इग्निशन सिस्टम का पर्पस क्या है? तो देखो, पेट्रोल इंजन में इग्निशन सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। इसका मेन काम क्या है जानते हो? क्या है? तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, जब फ्यूल को हम कंप्रेस कर चुके होंगे तो उस कंप्रेस्ड फ्यूल को इग्नाइट कराने का काम ये सिस्टम करता है। इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड टू इग्नाइट द फ्यूल मिक्सचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। चलो अब देखो, इट इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन, इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? पेट्रोल इंजन में। इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है। आ रहा मेरा बात समझ में? चलो इसके बाद पढ़ो, टू प्रोड्यूस स्पार्क एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, फ्यूल को कंबशन कराने के लिए स्पार्क देना पड़ेगा ना। और स्पार्क देने के लिए क्या होता है? स्पार्क प्लग हम लोग यूज करते हैं। और जानते हो स्पार्क प्लग से स्पार्क कब जनरेट करता है? जब उस स्पार्क प्लग में जो करंट आ रहा है उसका वोल्टेज जो है 30,000 से 40,000 वोल्ट होता है। अब वो 30,000 से 40,000 वोल्ट स्पार्क प्लग में तुम कैसे दे दोगे? तो उसको देने के लिए तुम बैटरी यूज करोगे। तो जानते हो 30,000 से 40,000 वोल्ट का बैटरी अगर तुम गाड़ी में लगाओगे तो कितना बड़ा बैटरी होगा? गाड़ी में तो छोटा बैटरी लगाते हैं ना, और जो छोटा बैटरी वो 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। लेकिन स्पार्क प्लग में जो करंट जाना चाहिए उसका वोल्टेज जब तक 30,000 से 40,000 नहीं होगा वो स्पार्क देगा ही नहीं। तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट स्पार्क प्लग में हम भेजेंगे ताकि स्पार्क प्लग स्पार्क करे। लेकिन स्पार्क प्लग स्पार्क तभी देगा जब स्पार्क प्लग में जो करंट आ रहा है उसका वोल्टेज 30,000 से 40,000 है। लेकिन जो बैटरी हम लोग यूज किए हैं जिसका करंट स्पार्क प्लग में जा रहा है ये मैक्सिमम 12 वोल्ट तक सप्लाई करता है। तो हमको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा ना। तब वोल्टेज को बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो ये करेगा, इग्निशन सिस्टम करेगा। दूसरा बात, मल्टी सिलेंडर इंजन में तुम देखोगे बहुत सारा इंजन होता है, तो हर इंजन का अपना स्पार्क प्लग होता है। तो हर एक बहुत सारा सिलेंडर होता है, इंजन तो एक होता है। मल्टी सिलेंडर इंजन में इंजन एक है, सिलेंडर बहुत होता है, और हर सिलेंडर में अपना एक एक स्पार्क प्लग होता है। तो हर सिलेंडर के हर एक स्पार्क प्लग पर तुमको 30,000 से 40,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट देना है, तब ना हर सिलेंडर में कंबशन हो सकेगा। तो डिफरेंट सिलेंडर के स्पार्क प्लग पर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कराना, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराना, ये भी कार्य कौन करेगा? तो इग्निशन सिस्टम करेगा। इग्निशन सिस्टम का दो काम है, याद रखना। पहला काम क्या है? वोल्टेज को इंक्रीज कराना, क्योंकि बैटरी जो वोल्टेज दे रहा है ना स्पार्क प्लग तक वो केवल 12 वोल्ट तक है, उस पर स्पार्क नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इग्निशन सिस्टम क्या करेगा? बैटरी से 12 वोल्ट का करंट ले लेगा और उसको स्टेप अप कर देगा, और स्टेप अप करके क्या होगा? उसका वोल्टेज बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ वोल्टेज स्पार्क प्लग पर जाएगा तो 30,000 से 40,000 वोल्ट होगा, ताकि स्पार्क प्लग स्पार्क कर सके, स्पार्क को प्रोड्यूस कर सके। और दूसरा बात, मल्टी सिलेंडर इंजन में बहुत सारा सिलेंडर होता है तो बहुत सारा स्पार्क प्लग भी होता है। हर एक सिलेंडर के अंदर में अपना एक स्पार्क प्लग होता है। तो हर सिलेंडर के स्पार्क प्लग तक इलेक्ट्रिक करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम भी कौन करेगा? तो इग्निशन सिस्टम करेगा। क्लियर हो गया? एक बार पढ़ो, इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड टू इग्नाइट फ्यूल मिक्सचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। इट इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। टू प्रोड्यूस स्पार्क प्लग रिक्वायर्स ए वोल्टेज ऑफ 30,000 to 40,000 वोल्ट
बट द बैटरी और मैग्नेटो, बैटरी से भी सप्लाई ले सकते हो, और एक रोटेटिंग मैग्नेट होता है जिसको मैग्नेटो कहते हैं, उससे भी वोल्टेज का सप्लाई ले सकते हो। बताएंगे कैसे काम करता है। बट द बैटरी और मैग्नेटो कैन सप्लाई मैक्सिमम अप टू 12 वोल्ट। बैटरी और मैग्नेटो जो यूज कर रहे हैं वो 12 वोल्ट दे रहा है, और स्पार्क प्लग को कितना चाहिए, 30,000 से 40,000 वोल्ट चाहिए। तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है, बैटरी से जो मैग्नेटो से जो करंट निकल रहा है, जो उसका वोल्टेज 12 वोल्ट तक है, स्पार्क प्लग में पहुंचने से पहले उसको स्टेप अप कर देना, तभी काम बनेगा। एक चीज और ध्यान रखना, इन मल्टी सिलेंडर इंजन द इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट स्पार्क प्लग। मल्टी सिलेंडर इंजन में जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, डिफरेंट स्पार्क प्लग ऑफ डिफरेंट सिलेंडर। हर एक सिलेंडर का अपना स्पार्क प्लग है, तो भैया ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हर सिलेंडर के हर एक स्पार्क प्लग पर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम इग्निशन सिस्टम करेगा। कैसे करेगा भी बता रहे हैं। दस टू इंक्रीज द वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द करंट, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक सिस्टम का ज़रूरत है जिसका नाम है इग्निशन सिस्टम। हमको एक सिस्टम का ज़रूरत है जिसका नाम है इग्निशन सिस्टम। अब हम लोग के कोर्स वर्क में, हम लोग के सिलेबस में 4 तरीके का इग्निशन सिस्टम तुम लोग को पढ़ना है। बैटरी इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम और कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम, CDI। CDI ही आजकल यूज भी होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम ही आजकल यूज भी होता है। बाकी सब आउटडेटेड हो गया है, लेकिन पढ़ना सब है क्योंकि सिलेबस में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में। तब तक हम चाहते हैं कि वीडियो को ज़रा सा तुम लोग पॉज करो और इन सारी बातों को लिख लो। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में सबसे पहले तुम लोग को ये कंस्ट्रक्शन को समझाएंगे, उसके बाद फिर इसके वर्किंग को समझाएंगे। देखो इसमें 2 सर्किट होता है, एक प्राइमरी सर्किट होता है जिसको हम लोग लो वोल्टेज सर्किट कहते हैं, और एक सेकेंडरी सर्किट होता है जिसको हम लोग हाई वोल्टेज सर्किट कहते हैं। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, ये जो बैटरी तुमको दिख रहा होगा इसका 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव को हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इग्निशन स्विच से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो इग्निशन स्विच का कनेक्शन है इसको फिर एक रजिस्टर होता है जिसका नाम है बलास्ट रजिस्टर, इससे कनेक्शन करते हैं। बलास्ट रजिस्टर का काम क्या होता है, प्राइमरी सर्किट में एक्सेसिव करंट को जनरेट नहीं होने देना और प्राइमरी सर्किट को एक्सेसिव करंट से बचाए रखना। अब ये जो कनेक्शन है ना बलास्ट रजिस्टर का, ये कनेक्ट होता है प्राइमरी वाइंडिंग कॉइल के साथ, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या है वो 200 से 300 तक होती है। इसके बाद ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको हम लोग कॉन्टैक्ट ब्रेकर के माध्यम से ग्राउंडिंग कर देते हैं। ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इस सर्किट को समझो। तो ये जो तुम लोग सर्किट समझ रहे हो, ये जो तुम लोग सर्किट समझ रहे हो इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और इस सर्किट में एक चीज याद रखना, एक तो ये कैपेसिटर होता है जो इस सर्किट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। ये कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। ये एक तरह से स्टोरिंग डिवाइस है। तो ये जो पूरा कंप्लीट सर्किट तुमको नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सर्किट। तो एक बार तुम लोग प्राइमरी सर्किट के बारे में पढ़ लो। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्किट, एक है था प्राइमरी सर्किट और आगे बताएंगे सेकेंडरी सर्किट के बारे में भी। तो प्राइमरी सर्किट के बारे में पहले समझो। इन दिस सर्किट बैटरी इज कनेक्टेड टू इग्निशन स्विच टू बलास्ट रजिस्टर। बैटरी जो है वो कनेक्ट होता है इग्निशन स्विच से टू बलास्ट रजिस्टर से, है ना, बलास्ट रजिस्टर से कनेक्ट हो जाता है। बलास्ट रजिस्टर का काम क्या है, विच प्रोटेक्ट द प्राइमरी सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट। अगर प्राइमरी सर्किट में कभी एक्सेसिव करंट आ जाएगा तो इस प्राइमरी सर्किट को एक्सेसिव करंट से बचाएगा। बलास्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग। बलास्ट रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग के साथ, विच हैव 200 से 300 टर्न, जिसमें 200 से 300 टर्न होता है। एंड प्राइमरी वाइंडिंग इज ग्राउंडेड थ्रू कॉन्टैक्ट ब्रेकर। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर के थ्रू। आगे बढ़ो। ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद प्राइमरी सर्किट इन पैरेलल। एक कैपेसिटर होता है जो इस प्राइमरी सर्किट के साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है। इसके बाद देखो दूसरा सर्किट होता है हमारे पास सेकेंडरी सर्किट। इसको समझ लो फिर लिखा देंगे। सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, एक सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या 20,000 से 30,000 तक हो जाती है, ठीक है। अब
नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जब इस कॉइल में ज़्यादा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बस सर्किट को समझो। तो सबसे पहले सेकेंडरी सर्किट में याद रखना है कि एक सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग होता है जिसमें कॉइल की जो टर्न की संख्या वो 20,000 से 30,000 तक होती है। इसके बाद क्या होता है, तो ये जो कॉइल है ना सेकेंडरी कॉइल, इसको हम लोग एक तो यहाँ पर होता है डिस्ट्रीब्यूटर आर्म। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर आर्म, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर आर्म से कनेक्ट कर देते हैं और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर जिस पर क्या लगा हुआ है, तो बोलोगे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। 1 2 3 4, सपोज करो 4 सिलेंडर का हमारा इग्निशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो सर्किट तुम देख रहे हो सेकेंडरी कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर आर्म और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग, इस सर्किट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर आर्म से, और ये डिस्ट्रीब्यूटर आर्म में जब करंट जाता है तो ये जिस भी स्पार्क प्लग से कनेक्ट करेगा उस स्पार्क प्लग को स्पार्क देगा। तो ये जो है ना, ये हम लोग घुमाते रहते हैं प्रॉपर टाइमिंग के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम के द्वारा इसको रोटेट कराते रहते हैं। अभी इसके साथ कनेक्शन है तो ये स्पार्क प्लग में फायर होगा, इसके साथ कनेक्शन होगा तो ये स्पार्क प्लग में फायर होगा, इसके साथ कनेक्शन होगा तो ये स्पार्क प्लग में फायर होगा, इसके साथ कनेक्शन होगा तो ये स्पार्क प्लग में फायर होगा। तो ये जो सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। अब ये प्राइमरी सर्किट और प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग और सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग के बीच में एक हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा उसको ट्रांसमिट करने में मदद करता है ना, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड के प्रति परमिएबिलिटी बहुत अत्यधिक होती है। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर जब यहाँ पर रखेंगे तो जब भी कोई कॉइल वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तक पहुँचे तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इसको पहुँचाने में मदद करता है। बस इतना समझ लेना, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ये इसका कंस्ट्रक्शन का भाग है। वर्किंग के भाग में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम प्राइमरी सर्किट के बाद को लिख लो, फिर हम सेकेंडरी सर्किट के बारे में भी लिखा देते हैं और फिर हम लोग वर्किंग के ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग देखिए सेकेंडरी सर्किट के बारे में बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। सेकेंडरी सर्किट के बारे में, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई वोल्टेज सर्किट, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो बड़े ही हाई वोल्टेज का करता है। इसमें हम लोग करते क्या है, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिख रहा है, सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग दिख रहा है आपको, जिसमें एक 20,000 से लेके 30,000 तक टर्न्स होते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के आर्म से, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसमें स्पार्क प्लग का कनेक्शन किया रहता है, हर सिलेंडर का अपना अपना स्पार्क प्लग होता है, बताए थे ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड किया रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर आर्म के द्वारा ये करंट जो होता है इस डिस्ट्रीब्यूटर में जो स्पार्क प्लग का कनेक्शन है वहां पर ट्रांसफर करता है और स्पार्क प्लग में आपका फायर मिल जाता है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए। इट इज नोन एज हाई वोल्टेज सर्किट। इन दिस द सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग हैविंग 20,000 to 30,000 टर्न इज कनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटर आर्म। अब देखो ये जो प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग और ये जो सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग है, इनके बीच में एक तो सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग वर्किंग के बारे में बढ़ेंगे, तब तक बोर्ड पर जो लिखा है उसको तुम लोग लिख लो। चलो अब हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम का वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो वर्किंग पहले समझेंगे, फिर जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ के तुम लोग को बताएंगे। देखो जैसे ही तुम इग्निशन स्विच को ऑन करता है, बैटरी से जो है करंट निकलता है और इस करंट का वोल्टेज 6 से 12 वोल्ट तक हो सकता है, और ये बलास्ट रजिस्टर से होते हुए प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग के थ्रू पास करता है, फ्लो करता है, और इस प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग से होते हुए ये ग्राउंड तक पहुंचता है। जब करंट इस कॉइल वाइंडिंग में फ्लो करता है तो इस कॉइल वाइंडिंग के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये सब तुम लोग पढ़े ही होंगे। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, पढ़ा है ना। मतलब प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग में बैटरी के द्वारा जो लो वोल्टेज करंट सप्लाई किया गया है उस करंट के वजह से इस प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक परमिएबल मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन कोर, इसके द्वारा सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग तक पहुंच जाता है। यहाँ तक का कहानी क्लियर होगा। अब देखो क्या है, यहाँ पर तुमको एक तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर नजर आ रहा होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर आर्म भी यहाँ नजर आ रहा होगा, ये भी घूमता है और ये भी घूमता है कैम के मदद से।
ये दोनों का रोटेशन कैम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर रोटेशन होगा तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, यहाँ पर रोटेशन होगा तो क्या होगा उसको समझो। जब कॉन्टैक्ट ब्रेकर रोटेट करता है ना, जब कॉन्टैक्ट ब्रेकर रोटेट करता है तो इस सर्किट ब्रेक कर जाता है, और जब इस सर्किट ब्रेक करता है ना तो जानते हो क्या होता है, सारा का सारा करंट इस कैपेसिटर में पहुंच जाता है। और जब सारा का सारा करंट इस कैपेसिटर में पहुंचेगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। और जब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा तो वो चार्ज होने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग कहते हैं जब कॉन्टैक्ट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक करता है तो बैटरी करंट जो सप्लाई कर रहा है वो प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग से होते हुए कैपेसिटर में जाने लगता है। कैपेसिटर चार्ज होता है और बैटरी डिस्चार्ज होता है। क्लियर हो गया। और प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग में करंट के फ्लो करने की वजह से ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, जो इस सॉफ्ट आयरन कोर के मदद से सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग तक पहुंच जाता है। कहानी क्लियर है। अब देखो क्या है, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उस समय ये एक वोल्टेज को रीच करता है जिसका नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब ये कैपेसिटर ब्रेकडाउन वोल्टेज को रीच करता है तो उस समय ये फुली चार्ज हो जाता है, और उस समय जो इसका वोल्टेज होता है ना ये बैटरी से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जब यहाँ हाई वोल्टेज यहाँ लो वोल्टेज तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ। और जब कैपेसिटर से बैटरी की तरफ करंट फ्लो करेगा तो बैटरी चार्ज होने लगेगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटता है। करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने के वजह से इस प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, जो इस सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग पर जा रहा था, जिसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग पर पहुंच रहा था वो बदल जाता है। और सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है ना तो सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग उसको अपोज करता है और उस चक्कर में अपने अंदर एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक वोल्टेज को इंड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब इस कॉइल वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कर जाएगा तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो वोल्टेज इसमें इंड्यूस करेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का होगा। आ रहा मेरा बात समझ में। जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ये हाई वोल्टेज करंट फ्लो करेगा। कैसा फ्लो करेगा, हाई वोल्टेज करंट फ्लो करेगा। और नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से अगर नंबर ऑफ टर्न 20,000 से 30,000 वोल्ट होता है, नंबर ऑफ टर्न 20,000 से 30,000 होता है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा ना इस सर्किट में वो 20,000 से 40,000 हो जाता है। और इतना हेवी करेंट, इतना हेवी वोल्टेज वाला करंट जब डिस्ट्रीब्यूटर आर्म पर पहुंचेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आर्म पर जो करंट है वो इतना सफिशिएंट है कि जिस भी स्पार्क प्लग से कनेक्शन करेगा उस स्पार्क प्लग में स्पार्क हो जाएगा, वो स्पार्क प्लग फायर करेगा। आ रहा मेरा बात समझ में, ठीक है। तो आई होप तुमको इसका वर्किंग बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखो जब डिस्ट्रीब्यूटर आर्म घूमता है तो जो स्पार्क प्लग से कनेक्शन करेगा उस स्पार्क प्लग में फायर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर आर्म क्या होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ इसको रोटेट कराते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में स्पार्क प्लग का अरेंजमेंट करते हैं कि आपको कैसे किस सिलेंडर में स्पार्किंग करना है। जैसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराइएगा तो फायरिंग ऑर्डर हो जाएगा 1 4 3 2, है ना। या यहाँ पर थर्ड स्पार्क लगा दीजिएगा तो 1 3 2 4, ऐसा वो फायरिंग ऑर्डर आप लोग पढ़िएगा, आईसी इंजन में रोशन सर पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। बस ये याद रखिएगा यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूटर आर्म जब रोटेट करता है जिस भी स्पार्क प्लग से कनेक्शन करेगा उस स्पार्क प्लग पर रिक्वायर वोल्टेज का सप्लाई करेगा और स्पार्क प्लग में फायर होगा। क्लियर है। और डिस्ट्रीब्यूटर आर्म में जो स्पार्क प्लग का अरेंजमेंट होता है इसके ऑर्डर को हम लोग कहते हैं फायरिंग ऑर्डर। क्लियर है। आई होप तुम लोग को वर्किंग बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कैसे वोल्टेज को इंक्रीज किया जा रहा है और इस इंक्रीज वोल्टेज को डिफरेंट सिलेंडर के स्पार्क प्लग पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यही ना काम था। और चूँकि यहाँ पर इग्निशन कराने के लिए जो हम लोग यूज किए हैं वो बैटरी का यूज किए हैं, इसलिए इस तरह के सिस्टम को हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। तो चलो एक बार पढ़ लो वर्किंग। When the ignition switch is on,
current from battery of 6 to 12 volt start to flow through primary winding having 200 से 300 टर्न। जब इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जो है बैटरी से इस बलास्ट रजिस्टर से होते हुए प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग से होते हुए, जिसके पास नंबर ऑफ टर्न 200 से 300 है, उसमें फ्लो करता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जब प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है तो ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो इस सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से सेकेंडरी वाइंडिंग पर पहुंच जाता है। जिस मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। नाउ दिस करंट फ्लोज टू ग्राउंड थ्रू कॉन्टैक्ट ब्रेकर, और जो करंट प्राइमरी वाइंडिंग में आया है ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर से होते हुए ग्राउंड तक पहुंच जाता है। नाउ द कैम रोटेट इट ब्रेक द सर्किट, अब जब कैम रोटेट करेगा ना तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, इट ब्रेक द सर्किट। नाउ ऑल करंट स्टार्ट फ्लोइंग टू कैपेसिटर, अब सारा का सारा करंट कैपेसिटर को जाएगा, ड्यू टू विच इट गेट्स फुली चार्ज, जिसकी वजह से फुली चार्ज हो जाएगा। नाउ द वोल्टेज इन द कैपेसिटर रीचेस टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, अब जब कैपेसिटर में वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज को पहुंचेगा, ड्यू टू विच कैपेसिटर स्टार्ट सप्लाइंग करंट टू बैटरी, जिसकी वजह से कैपेसिटर करंट बैटरी को सप्लाई करने लगेगा। हालांकि ये करंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग डैमेज हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या लगा के रखते हैं, बलास्ट रजिस्टर। इस प्रक्रिया में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है, और इस प्रक्रिया में बैटरी डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर चार्ज होता है। ये सब चीज़ तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि लिखाते नहीं है, किताब में लिखा नहीं रहता है, लेकिन नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज के लिए जानकारी रखो, है ना। जब बैटरी सप्लाई करता है कैपेसिटर को करंट, तो तुम बोलोगे बैटरी डिस्चार्ज कैपेसिटर चार्ज, और कैपेसिटर जब बैटरी को सप्लाई करता है करंट तो कैपेसिटर डिस्चार्ज बैटरी चार्ज। क्लियर है? चलो यहाँ तक पहले लिख लो तुम लोग। चलिए अब देखिए, ये जो रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है ना प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग से, इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है ना, जो ये बैटरी से जो सप्लाई हो रहा था उसके बनस्पत। तो ये जो हाई वोल्टेज करंट है ये हो सकता है प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग को क्या करे, नुकसान पहुंचाते। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक बलास्ट रजिस्टर लगाते हैं जो प्राइमरी सर्किट को बचाता है एक्सेसिव करंट से। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग पर जा रहा था उसका भी डायरेक्शन बदलेगा, मतलब फ्लक्स का भी डायरेक्शन बदलेगा। और जब फ्लक्स का डायरेक्शन बदल रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगा, उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा और अपने अंदर में ओवर इटसेल्फ एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेगा, जिसको इंड्यूस ईएमएफ भी हम लोग कहते हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जो होती है वो 20,000 से 30,000 तक होता है, इसीलिए जो वोल्टेज है इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेटअप कर जाता है 20,000 से लेकर 40,000 वोल्ट तक। और ये जो हाई वोल्टेज है इस सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूटर आर्म पर जब पहुंचता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आर्म रेस्पेक्टिव स्पार्क प्लग को वो वोल्टेज सप्लाई करता है, और करस्पॉन्डिंग स्पार्क प्लग उस हेवी वोल्टेज को जब लेता है तो फायर को प्रोड्यूस करता है। यही इसका वर्किंग है, इसको एक बार पढ़ लो। दिस रिवर्स करंट इज हैविंग हाई वोल्टेज विच में डैमेज द प्राइमरी सर्किट, सो टू प्रोटेक्ट प्राइमरी सर्किट ब्लास्ट रजिस्टर इज यूज। ये जो रिवर्स करंट है ये हाई वोल्टेज का होता है, ये प्राइमरी सर्किट को डैमेज कर देता है, तो प्राइमरी सर्किट को बचाने के लिए हम लोग ब्लास्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हर किसी किताब में नहीं लिखा रहता है, ये दुनिया में सिर्फ हम है जो आपको बता रहे हैं। आप किताब जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो भी होगा, दुनिया भर का जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, लिखो दिस रिवर्स करंट चेंजेस द फ्लक्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये जो रिवर्स करंट है सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो फ्लक्स जा रहा है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग अपोजेस दिस चेंज इन फ्लक्स, और ये जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है इसको सेकेंडरी वाइंडिंग अपोज करेगा। दिस चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस एन ईएमएफ ओवर इटसेल्फ, और अपने ऊपर में एक ईएमएफ को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। सिंस नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग इज 20,000 से 30,000 टर्न, क्योंकि टर्न की संख्या 20,000 से 30,000 तक है, देयरफॉर वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग सेटअप अप टू 30,000 टू 40,000 वोल्ट। इससे जो वोल्टेज है ना इसमें वो सेटअप कर जाएगा 30,000 से 40,000 वोल्ट तक। दिस हाई वोल्टेज करंट इज सप्लाइड टू डिफरेंट स्पार्क प्लग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। ये हाई वोल्टेज करंट डिफरेंट स्पार्क प्लग जो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में है उसको सप्लाई कर देगा। आई होप बैटरी इग्निशन सिस्टम तुम लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और ये बड़ा ही पेचीदा टॉपिक था जिसको हम बहुत आसान लैंग्वेज में, इजी भाषा में तुम लोग को समझाएं कि तुम लोग को याद रह सके। आज शिक्षक दिवस है,
शिक्षक दिवस पर शाम में हम तुम लोग को संबोधन भी करेंगे अपने फेसबुक के माध्यम से। पहले देख लेते हैं कि 5 बजे आज 5 सितंबर को जो तुम्हारा भैया लोग है, जो तुम्हारा सीनियर लोग है, जो आह्वान किया है सरकार को जगाने के लिए, तुम लोग उसको कितना पार्टिसिपेट करते हो। अगर तुम लोग जागने के लिए तैयार नहीं हो तो हम काहे के लिए बोलेंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे सब लोग ख़त्म हो जाएगा। तो आज देखते हैं कितना लोग जागा है। अगर लोग जागरूक होगा तो हम उस पर कुछ बात बोलेंगे, नहीं तो हम भी चुपचाप रहेंगे और जो हो रहा है सब ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ आज बैटरी इग्निशन सिस्टम को ख़त्म कर दिए। आप लोग मन लगा के पढ़िए और एक चीज़ याद रखना, तुम लोग तो टेक्निकल सेक्टर में हो, तुम्हारे में वैकेंसी सबसे लास्ट में ख़त्म होगा, लेकिन जो ख़त्म हो रहा है ना, जैसे एसएससी में, बैंक में, धीरे धीरे तो धीरे धीरे तुम लोग का भी ख़त्म होगा। तो ऐसा नहीं कि आज एसएससी वाला चिल्ला रहा है, बैंक वाला स्टूडेंट चिल्ला रहा है तो तुम लोग शांत रहो, सपोर्ट करो सब उन लोग को। नहीं तो धीरे धीरे जब निजीकरण होने लगेगा ना, जब सारा पीएसयू निजीकरण हो जाएगा तो चले जाना नौकरी मांगने के लिए। बीपीसीएल तो हो ही ना गया, एचपीसीएल हो ही गया है, धीरे धीरे सब निजीकरण हो जाएगा, रेलवे भी ख़त्म ही हो जाएगा, तो कहाँ नौकरी लोगे। निजी जब चीज़ हो जाता है ना, निजीकरण जब चीज़ों का हो जाएगा, जब किसी का निजी प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, तो तुमको 9,000 में भी खटवाने का अधिकार रखेगा और जितना देर उतना देर खटवाएगा। ठीक है, इसलिए अब तुम किसको वोट देते हो नहीं देते उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जिसको भी वोट देते हो वो अच्छा आदमी तभी ना वोट दे के लोग जिता रहा है, लेकिन वो गलत करेगा तो उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, इसलिए सब लोग ऐसा नहीं कि बैंक वाला एसएससी वाला चिल्ला रहा है तो तुम लोग चुप हो जाओगे। क्या तुम लोग को क्या है, अभी तो वैकेंसी तुम लोग आ ही रहा है, हालांकि कम हो गया है पहले के बनस्पत, लेकिन बहुत अफेक्टेड नहीं है टेक्निकल सेक्टर, वैकेंसी अभी बहुत आ रहा है। लेकिन कब तक, हर चीज़ जब निजीकरण हो जाएगा तो कब तक वैकेंसी आएगा, इस बात को समझो। चलो ठीक है, जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ो, पढ़ते रहो, काहे कि तुम लोग का इफेक्टेड, तुम लोग का सेक्टर लास्ट में इफेक्टेड होगा अगर ऐसा चलते रहा तो। रोक लेते तो अच्छा बात है, क्योंकि जब कोई बोल रहा है कि भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, तो कुछ होगा उसके पास बोलने के लिए, तब ना बोला था। अब बोल दिए हैं, मान लो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब दे नहीं रहे हैं, तो 2 करोड़ रोजगार तो है लेकिन दे नहीं रहा है लोग, सब काहे नहीं दे रहा है, तो रोजगार लेना है ना। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ पढ़ो, तुम लोग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे तभी ना नौकरी भी मिलेगा। ठीक है, और नौकरी है, ऐसा नहीं है, तुमको बता देते हैं नौकरी बहुत है, जाओ ना। तुमको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तुम्हारे कॉलेज में कितना टीचर है, क्या वैकेंसी नहीं है क्या? तुम लोग सोचो ना, खाली एक सिंपल सा एग्जाम्पल तुमको दिए, कॉलेज का एग्जाम्पल दिए, कितना टीचर है और कितना टीचर गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट पर है, क्या उन लोग को परमानेंट नहीं कर सकता? तो बोलेगा लोग सरकार नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है। कैसे नहीं पैसा है, हम लोग जीएसटी देते हैं, जानते हो कितना % जीएसटी देते हैं? तुम्हारे फीस का टोटल 18% हम लोग का जीएसटी में चला जाता है। सोचते हो 18% कितना बड़ा रकम होता है। फीस तुम लोग से 3,000 ले रहे हैं, जीएसटी के बाद पर्सनल टैक्स भी देते हैं। जब फीस तुम्हारा 3,000 है तो जेब में हम लोग का 2100 रुपया आता है, 2200 रुपया कट छट के आता है, 900-800 तो सरकार को दे रहे हैं। तो हर एक बच्चे का फीस का 900 रुपया हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, और कहेगा कि सरकार मेरे पास पैसे नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई करो और आवाज़ को उठाओ। हालांकि ये जो तुम आवाज़ उठाओगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर होना चाहिए, कोई अब्यूज वर्ड नहीं यूज करोगे, साइलेंट प्रोटेस्ट करो। लेकिन सब लोग जब कंबाइंडली साइलेंट प्रोटेस्ट करेगा ना, तो सरकार भी जागेगा और नौकरी देना पड़ेगा। कैसे नहीं देगा नौकरी, नौकरी है तो क्यों नहीं देगा। हम तो ये कहते हैं, आप नौकरी को रोक दिए हैं, सरकार दिखाएगा कि सब चीज़ घाटा में चला गया और सबको बेच दीजिएगा। अरे आप नौकरी दीजिएगा सेक्टर में, तब ना लोग काम करेगा, तब ना सेक्टर ग्रो करेगा। और सेक्टर जब ग्रो करेगा तो आप निजीकरण कर पाइएगा, नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा पॉलिसी है गवर्नमेंट का। नौकरी को रोक दो, सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्टर को नुकसान में दिखाया जाएगा और लास्ट में उस सेक्टर को बेच दिया जाएगा। इस पॉलिसी से लोग को बचिए, है ना। बचने के लिए आवाज़ उठाइए रोजगार के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको प्रधानमंत्री पसंद होंगे, बहुत लोग को पसंद कीजिए, वोट देते हैं, अच्छी बात है। आप किसी को पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, मैटर नहीं करता है। आज के डेट में मैटर है कि आपके लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए।